हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे जो चैप्टर है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे। नाउ द फर्स्ट थिंग इज़ कि ट्रांसपोर्ट किसका होता है। सो देयर आर सर्टेन थिंग्स विच नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन प्लांट्स। सो द फर्स्ट थिंग इज़ वाटर। वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है। सेकेंड थिंग इज़ mineral and ions. Third thing is photosynthesis and growth regulators. So these are the things which need to be transported. तो अब इनका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, तो लेट्स सी। अब इन प्लांट्स देयर आर टू काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट्स। एक तो होगा जो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होगा, जैसे कि फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल, फ्रॉम वन टिश्यू टू अनदर टिश्यू। तो ये ट्रांसपोर्ट जो है ये कैसे होगा, ठीक है। तो ये जो होगा ये तीन प्रोसेसेस के थ्रू हो सकता है, जैसे सिंपल डिफ्यूज़न, फिर दूसरा फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न एंड तीसरा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इन सब के बारे में हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे। अभी तो मैं ये ओवरव्यू दे रहा हूँ, तो इसको एक दिमाग में बना लेना चाहिए कि हमें इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या। सो सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट दैट इज फॉलोड बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। सो इन दिस वे short distance transport takes place, and long distance transport like transport of water from roots towards shoot, photosynthesis which are made in leaves and they are transported from leaves towards root। अब देखो, वाटर का ट्रांसपोर्ट जाइलम के थ्रू होता है, फोटोसिंथेसिस का फ्लोएम के थ्रू। सो तो जाइलम के थ्रू जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ना, दैट इज यूनी डायरेक्शनल, दैट फ्रॉम रूट टूवर्ड्स द एपेक्स। बट फ्लोएम का जो ट्रांसलोकेशन है दैट इज ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स का, दिस इज मल्टी डायरेक्शनल। So multidirectional, so these type of transport through xylem and phloem is also called as translocation। okay, so ये बात समझ में आई कि ट्रांसपोर्ट जो है दो तरह के होते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस एंड लॉन्ग डिस्टेंस। शॉर्ट डिस्टेंस डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है, और लॉन्ग डिस्टेंस जो है थ्रू जाइलम एंड फ्लोएम, जिसको हम ट्रांसलोकेशन भी कहते हैं। So the next thing which we have to study is means of transport. Now see, means of transport में the first thing which we will discuss is diffusion. So diffusion क्या है? Diffusion is transports of solutes from region of their higher concentration to the region of their lower concentration. इसका क्या मतलब है? That there is a concentration gradient along which the substance will move. दूसरी चीज, this kind of process is always a passive process because there is no expenditure of energy। यहाँ किसी भी तरह का कोई एनर्जी एक्सपेंडिचर नहीं होगा, ठीक है। अब देखो, अब डिफ्यूजन किसका किसका हो सकता है, सॉलिड का भी हो सकता है, लिक्विड का भी हो सकता है एंड गैसेस का भी हो सकता है। बट इन केस ऑफ सॉलिड एन इम्पॉर्टेंट नोट हैज़ टू बी मेंशन इज डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड्स इज अलाउड बट डिफ्यूजन इन सॉलिड्स डजंट अकर, ठीक है। तो ये रही बात डिफ्यूजन की। नाउ देयर आर सर्टेन फैक्टर्स विच अफेक्ट डिफ्यूजन। द फैक्टर्स दैट अफेक्ट डिफ्यूजन आर, सबसे पहला, the first thing is the density of the solute। According to Graham's law of diffusion, the rate of diffusion is inversely proportional to the density of the diffusing substance, ठीक है। So rate of diffusion is inversely proportional to density of diffusing substance। It means कि substance diffusing particles या diffusing substance की density जितनी ज़्यादा high होगी, diffusion rate उतना ही लो होगा, एंड वाइस वर्सा। ऑल्सो
द डिफ्यूजिंग सब्सटेंस का टेम्परेचर क्या है, इसके ऊपर भी डिपेंडेंट होगा रेट ऑफ डिफ्यूजन. सपोज इफ द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस इज़ हाई, उसके पास क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी उसकी बहुत ज़्यादा हाई होगी. तो काइनेटिक एनर्जी अगर ज़्यादा हाई होगी तो वो ज़्यादा मूव करने की कोशिश करेगा, उसके पास टेंडेंसी होगी वो ज़्यादा दूर तक जाए, ज़्यादा उसका मोशन हो, इस वजह से उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन भी हाई होगा. ठीक है. अब देखो कोई भी सब्सटेंस कहाँ मूव करेगा, कहाँ डिफ्यूज करेगा, इन अ मीडियम. ठीक है. अगर मीडियम की डेंसिटी जो है वो कम होगी तो उसमें डिफ्यूजन तेज होगा. अगर मीडियम की जो डेंसिटी है वो जो है ज़्यादा होगी तो उसमें डिफ्यूजन जो है कम होगा. ठीक है. सो रेट ऑफ डिफ्यूजन यहाँ पे इज, सो हियर रेट ऑफ डिफ्यूजन is directly proportional to density of medium. ठीक है. rate of diffusion is directly proportional to density of medium. Also rate of diffusion depends upon the size of the particle. तो पार्टिकल जितना बड़ा होगा उसका डिफ्यूजन नहीं हो पाएगा, जितना छोटा होगा उतनी ईजिली डिफ्यूज़ करेगा. और एट लास्ट the solubility of the substance in lipid. Now if a substance have to move across membrane, ठीक है ना, तो उस सब्सटेंस की जो सॉल्युबिलिटी है वो लिपिड में कैसी है उस पर डिपेंड करेगा. बिकॉज लिपिड मेम्ब्रेन लिपिड की होती है, तो द सब्सटेंस विच आर सॉल्युबल इन लिपिड और द लाइपोफिलिक सब्सटेंसेज विल बी easily ट्रांसपोर्टेड. ठीक है. सो दिस वाज ऑल अबाउट द अकाउंट ऑफ डिफ्यूजन. अच्छा, वो एक दो एग्जांपल जो है आई वुड लाइक टू गिव फॉर डिफ्यूजन. जैसे ये देखो, दिस इज़ अ रूम. इस रूम में हम यहाँ एक परफ्यूम की बॉटल जो है ओपन करती है तो क्या होगा, परफ्यूम के वेपर्स धीरे धीरे बाहर आएंगे इनिशियली, और कुछ देर बाद क्या होगा, रूम के कोने कोने में परफ्यूम की स्मेल जो है वो महसूस की जा सकेगी. सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजन. सो परफ्यूम. अच्छा, सेकेंड एग्जाम्पल देखो. सपोज करो दिस इज़ अ बीकर दैट इज़ फुल ऑफ वाटर. इसमें हमने क्या किया, एक जो है कॉपर सल्फेट का एक टुकड़ा इसमें डाल दिया. व्हाट विल हैपन, धीरे धीरे क्या होगा, कॉपर सल्फेट विल स्टार्ट डिजॉल्विंग इन वाटर. तो क्या होगा, वाटर के मॉलिक्यूल्स कॉपर सल्फेट की ओर आएंगे, कॉपर सल्फेट डिजॉल्व होगा और ये धीरे धीरे कॉपर सल्फेट यहाँ से रिलीज होने लगेगा और वी विल सी कि पास में जो है वो डार्क ब्लू कलर होगा, बट उससे जैसे ही दूर मूव करते जाएंगे तो कलर जो है ये लाइट ब्लू होगा सॉल्यूशन का. इससे क्या हो रहा है, कॉपर सल्फेट उस सॉलिड पार्टिकल से सॉलिड से डिफ्यूज हो रहा है धीरे 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 इन द होल सॉल्यूशन. और आफ्टर सम टाइम क्या होगा, ये पूरा सॉल्यूशन जो है ये ब्लू हो जाएगा यूनिफॉर्म कलर का. ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन. अच्छा, डिफ्यूजन कब तक होगा, देखो डिफ्यूजन जो है यहाँ से यहाँ कब तक होगा, तब तक होगा जब तक यहाँ पे इक्विलिब्रियम ना आ जाए. ठीक है.
इक्विलिब्रियम में नेट रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो 0 होता है। सो मुझे लगता है ये सबको समझ में आ गया होगा। सो जो नेक्स्ट है हमें देखना है वो है फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। So what is facilitated diffusion? तो facilitated diffusion is diffusion of substances along concentration gradient through a fixed membrane protein without utilization of any energy। ठीक है, मतलब कि ये भी जो है पैसिव टाइप ऑफ डिफ्यूजन है। इसमें जो है किस तरह का है, से पैसिव है, ये भी पैसिव फॉर्म ऑफ डिफ्यूजन है। इसमें भी कोई एनर्जी का यूटिलाइजेशन नहीं होगा। दूसरी बात, बिकॉज इट इज़ इन्वॉल्विंग प्रोटीन एंड प्रोटीन्स आर प्रोन टू इनहिबिशन, सो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज ऑल्सो प्रोन टू इनहिबिशन। दूसरी बात, इट ऑल्सो शोज सैचुरेशन इफेक्ट। सैचुरेशन इफेक्ट क्या है कि whenever on the protein all the binding sites are occupied, the protein is said to be saturated। ठीक है, so जब बहुत साइज ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे एंड नंबर ऑफ पार्टिकल, दे विल गो एंड बाइंड देयर रिस्पेक्टिव साइट्स ऑन द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, सो द प्रोटीन इज सेड टू बी सैचुरेटेड। सो हम जो है इन दैट केस जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है उसकी रेट को बढ़ा नहीं पाएंगे। ऑल्सो द प्रोटीन्स इन्वॉल्व इन फॉर्मिंग प्रोटीन चैनल्स आर कॉल्ड एज परमिएजेस। ठीक है, तो परमिएजेस आर द प्रोटीन दैट फॉर्म प्रोटीन चैनल। अब देखो, अब हमें क्या करना है, अब हमें ये देखना है कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है कितने तरह का होता है। इट इज़ ऑफ 3 टाइप्स, uniport, symport and antiport. Now let's see what is uniport. When a substance is diffusing across the membrane through protein channel independent of other substance, it is called as uniport। ठीक है, example calcium ions that are released in the synapse। दूसरा, when 2 substances are transported across the same membrane protein in the same direction, it is called as symport। ठीक है, example sodium glucose cotransport। And when 2 substances are transported by same membrane protein but in opposite direction, this is called as antiport। Example sodium potassium pump। So this is the difference between uniport, symport and antiport। So I think we are left with 2 more things, porins and aquaporins। So what are porins? Porins are the membrane proteins which act as a channel for passage of small substances of size of small protein। ठीक है, for passage of substances of size of a small protein, or even they can allow the passage of small protein। So where these are found, these are basically found in the outer membranes of plastids, mitochondria, and in some cases in some bacteria। And what are aquaporins? Aquaporins, aqua as the name relates, water, aquaporins form water channels। So these are the protein channel which form water channels। Now one more thing that is left is ion channel। What are ion channel? Ion channels are specific channels through which specific ions are allowed to pass। For example, voltage gated ion channel, temperature gated ion channels, ligand gated ion channels। So such kind of channels allow only a particular type of the ion to pass through them। And now we will see what is active transport। So as the name implicates, active means utilization of energy। So
In active transport, energy in the form of ATP is utilized. Here, the substance move against concentration gradient, that is from region of lower concentration to the region of higher concentration. Hence, utilization of energy is must. So, such kind of transport, active transport, takes place through special kind of membrane proteins which are called as pumps. Okay, and these pumps utilize energy for pumping of the substances against concentration gradient. Now, the transport reaches maximum when all the transporters are occupied. Hence, active transport shows saturation effect. Okay, it is also sensitive to inhibition by inhibitors. One more thing, active transport is faster than passive transport. Active transport liberates energy. The energy liberated during the active transport is used in the transport of other substances also. Such kind of transport is called as secondary active transport. It means during the active transport, due to hydrolysis of the ATP, the energy that is released, that is also utilized by some other processes for transport of substances. This is called as secondary active transport. So this was all about active transport.